नेक्स्ट यूनिट इट इज रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप फॉर केवाईसी और एएमएल। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में केवाईसी एएमएल के सेटअप के रिगार्डिंग बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, लेट अस हैव अ लुक एट इट। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इन रिस्पेक्ट ऑफ जो बैंक के ऑब्लिगेशंस हैं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड रिलेटेड टू द रेगुलेटरी गाइडलाइंस, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या आईबी के द्वारा जो गाइडलाइंस दी जाती हैं उनके लिए किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, लेट अस हैव अ लुक एट इट। तो सबसे पहली चीज है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक की एक केवाईसी पॉलिसी होनी चाहिए जो लीगल एंड रेगुलेटरी जो स्टिपुलेशंस हैं उनके हिसाब से, यानी कि पीएमएलए में, पीएमएलआर में या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से, आईबी के जो वर्किंग ग्रुप्स की गाइडलाइंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, उनके हिसाब से जो केवाईसी पॉलिसी है वो बैंक की हो एंड उसका फर्दर पीरियोडिक रिव्यू भी हो। ठीक है, ये नहीं कि पॉलिसी एक बार बना ली एंड दैट्स इट, उस पॉलिसी का पीरियोडिक रिव्यू भी होता हो। सेकेंड इट इज कि कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी भी होनी चाहिए विद इन द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ मेल खाती हुई कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी भी होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि एक इफेक्टिव एएमएल सीएफटी का प्रोसेस हो जो बैंकिंग सेटअप को वेरियस एस्पेक्ट से कवर करता हो। नेक्स्ट इट इज बैंक के पास एक एप्रोप्रिएट पॉलिसी होनी चाहिए रिगार्डिंग द रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ कस्टमर की रिस्क कैटेगराइजेशन कर सकें, हम उसकी प्रोफाइलिंग कर सकें, उसके रिगार्डिंग भी पॉलिसी प्रॉपर होनी चाहिए। ये जो पॉलिसी है ये केवाईसी पॉलिसी में ही मेंशन की जा सकती है। देन इट इज जो भी केवाईसी के रिलेटेड, एएमएल के रिलेटेड, सीएफटी के रिलेटेड जो भी कंप्लायंस है उसके रिलेटेड बैंक अपनी पोजीशन को पीरियोडिक रूप से रिव्यू करे। साथ ही साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट इज रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द डेजिग्नेटेड डायरेक्टर इन टर्म्स ऑफ पीएमएलए। पीएमएलए में क्या था, पहले प्रिंसिपल ऑफिसर होता था, लेकिन अब क्या मैंडेटरी है कि डेजिग्नेटेड डायरेक्टर भी होगा। ठीक है, यानी कि ऑफिसर प्रिंसिपल ऑफिसर से एक स्टेप अप होगा। ओके, तो उसे भी अपॉइंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर है। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट। तो पीएमएल रूल्स के अंडर जो बैंक की ओवरऑल ऑब्लिगेशंस है उनके साथ कंप्लायंस करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर है, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर के ऊपर है। एंड जो दूसरे मेंबर्स हैं सीनियर मैनेजमेंट के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि केएमएल एवाईसी केवाईसी की जो रेगुलेशंस हैं, यानी कि एएमएल केवाईसी की जो रेगुलेशंस हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके साथ इफेक्टिवली कंप्लाई किया जाए। ये जो दूसरे सीनियर मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं उनकी जिम्मेदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। सो पीएमएलआर का जो रूल 2 भी ये है, वो डिफाइन करता है कि जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है वो पर्सन है जिसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो ओवरऑल कंप्लायंस है, जो भी ऑब्लिगेशंस हैं पीएमएलए के अंडर, पीएमएलआर के अंडर, उनके साथ कंप्लाई करना है। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो क्राइटेरिया जिसके थ्रू एक डेजिग्नेटेड डायरेक्टर को नॉमिनेट किया जाता है, तो वेरियस टाइप ऑफ एंटिटीज के लिए वेरियस तरीके से इसको नॉमिनेट किया जाता है। लाइकवाइज अगर हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के केस में जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर रहेगा वो कौन रहेगा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर जो होल टाइम डायरेक्टर है जिसको ऑथराइज किया गया है बोर्ड के द्वारा। पार्टनरशिप फर्म के केस में जो पर्सन, जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को मैनेज कर रहा है, यानी कि जो मैनेजिंग पार्टनर है वो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होगा। इसी तरह से अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म की केस में बात करते हैं तो प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में जो प्रोप्राइटर है वो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होगा इटसेल्फ। एंड अगर कोई ट्रस्ट की बात करते हैं तो जो मैनेजिंग ट्रस्टी है उसके केस में मैनेजिंग ट्रस्टी जो रहेगा वो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। एंड फर्दर अगर कोई एसोसिएशन है, यानी कि इंडिविजुअल्स की बॉडी है, ग्रुप है, जिसे हम एसोसिएशन कहते हैं, तो एसोसिएशन के केस में जो इंडिविजुअल मैनेज कर रहा है फंड्स ऑफ द एंटिटी, नॉट फंड्स एक्चुअली, अफेयर्स ऑफ द एंटिटी, पर्सन हु इज मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। ओके, तो इस हिसाब से नॉमिनेशन की जाती है डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की। तो जैसे हमने देखा कि जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है उसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जितनी भी कंप्लायंस है वो उसने फुलफिल करनी है। तो इस एस्पेक्ट में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की, उनको देख लेते हैं एक बार। तो बैंक की क्या रहती है, एक केवाईसी पॉलिसी होनी चाहिए बैंक के पास, ठीक है, जो कि रेगुलरली अपडेट होनी चाहिए। एंड जो इसके रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि केवाईसी पॉलिसी है एंड उसे रेगुलरली अपडेट किया जा रहा है, वो किसके पास रह रही है, डेजिग्नेटेड फंक्शनरी के पास रहती है, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफिसर रहता है उसके पास रहती है।
इसी तरह से जो प्रोडक्ट्स हैं बैंक के, जो प्रोसेसेस हैं यानी कि एक्टिविटीज हैं जो बैंक की, वो केवाईसी कंप्लायंट है। फर्दर जो बिजनेस प्लान्स है बैंक के दैट आर बेस्ड अपॉन द पोटेंशियल फॉर लीगली एक्सेप्टेबल बिजनेस, वो इस तरह की चीज के ऊपर बेस्ड हैं जो लीगली एक्सेप्टेबल है। सो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की है। इसी तरह से बैंक का एक प्रिंसिपल ऑफिसर हो, इसकी जिम्मेदारी भी किसकी है? डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है। फर्दर जो 5 तरह की जो रिपोर्ट्स हैं जो जनरेट की जाती हैं बैंक के बिहाफ पर, पूरे बैंक के बिहाफ पर, उनके लिए अप्रोप्रिएट सेटअप हो रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए, एंड फर्दर उसकी सबमिशन के लिए यानी कि जो रिपोर्ट्स आपने सबमिट करनी है FIU IND को, उसके लिए अप्रोप्रिएट सेटअप हो, वो भी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की ही जिम्मेदारी है। फर्दर जो बैंक की सेल्स या फिर जो मार्केटिंग का यूनिट है या फिर जो ऑपरेशंस का यूनिट है, वो केवाईसी गाइडलाइंस को एंड जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, ये भी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की ही जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह से केवाईसी AML के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग जो भी कंट्रोल करना है या किस तरह से यूनिट्स की जो डिफरेंट उसकी यूनिट है, चाहे सेल्स यूनिट है, चाहे मार्केटिंग यूनिट है, चाहे ऑपरेशन यूनिट है, चाहे अकाउंटिंग यूनिट है, तो किस तरह से केवाईसी AML की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल किया जाए, तो उसके रिगार्डिंग कंट्रोल एंड जो मॉनिटरिंग है उसकी जिम्मेदारी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर के ऊपर है। फर्दर बैंक को रिस्क बेस्ड अप्रोच को फॉलो करना पड़ता है, जिसके रिगार्डिंग कस्टमर की हम रिस्क कैटेगराइजेशन करेंगे, प्रोडक्ट की रिस्क कैटेगराइजेशन करेंगे, या फिर जो प्रोसेसेस हैं उनकी रिस्क कैटेगराइजेशन करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग जो रिस्क बेस्ड अप्रोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की है। इसी तरह से जो कंप्लायंस है या फिर जो ऑडिट फंक्शन है बैंक का रिगार्डिंग, जहां पर आपने केवाईसी AML के एस्पेक्ट्स को भी देखना होता है, तो उस चीज को एश्योर करना कि कंप्लायंस में एंड ऑडिट फंक्शंस में जो कंप्लायंस है रिगार्डिंग द केवाईसी AML एस्पेक्ट्स उसको फुलफिल किया जा रहा है, that is also under the responsibilities of designated directors। तो इसी तरह से अगर कोई रेगुलेटरी या फिर लीगल स्टिपुलेशंस जो हैं वो चेंज होती हैं, चाहे वो FATF की जो रिकमेंडेशंस है FIU IND के पास आई हैं, फर्दर FIU IND की जो रिकमेंडेशंस है आपके पास आई हैं, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपके पास रिकमेंडेशंस है, गाइडलाइंस हैं, या फिर किसी और पर्टिकुलर अथॉरिटी की तरफ से आपके पास गाइडलाइंस है, तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई ऑपरेशंस में चेंजेस करना है तो उसके रिगार्डिंग जो जिम्मेदारी है वो भी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर के पास है। फर्दर जो भी ट्रांजैक्शनल डाटा, देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि आपको केवाईसी AML के अंडर स्टिपुलेटेड पीरियड के लिए जो ट्रांजैक्शनल डाटा है, जो डॉक्यूमेंटल डाटा है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए आपके पास फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स, तो इस चीज को अश्योर करना भी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर के ही अंडर आता है। फर्दर केवाईसी AML की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए जो वेरियस फंक्शनरीज हैं जो डील कर रही हैं AML KYC के रिगार्ड में, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनकी सेंसिटाइजिंग करना, इसका एडुकेट अरेंजमेंट का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी किसके पास है? डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास है। नाउ लेट अस लुक एट द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिसर। जो रूल 7(2) है PML रूल्स का, वो स्पेसिफाई करता है कि प्रिंसिपल जो ऑफिसर है डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सबमिशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रिपोर्ट्स टू द FIU IND, यानी कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंडर जो प्रिंसिपल ऑफिसर है उसने इस चीज को एश्योर करना होता है कि जो रिपोर्ट्स हैं, 5 रिपोर्ट्स जो रहती हैं जिसमें से 4 जो रहती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी मंथली रहती है, यानी कि 15 तारीख तक, यानी कि फॉलोइंग मंथ की 15 तारीख तक आपको रिपोर्ट्स भेजनी होती है, उसकी जिम्मेदारी उसके पास रहेगी। इसके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक्सपेक्ट करता है कि जो प्रिंसिपल ऑफिसर है वो एक नोडल पॉइंट रहेगा बैंक में, जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस को देखेगा कि किस तरह से जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस उनको ऑपरेशंस में लाया जा रहा है। ओके, तो इस व्यू में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं प्रिंसिपल ऑफिसर की, उसमें कुछ एक एस्पेक्ट हैं, लेट अस कवर देम ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिगार्डिंग कि जो KYC पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है बैंक के लिए, वो प्रिंसिपल ऑफिसर का काम है, एंड उसे अपडेट भी रखना है, यानी कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके रिगार्ड में KYC पॉलिसी को अपडेट भी रखना है। इसी तरह से जो वेरियस वर्टिकल्स हैं या फिर जो फंक्शनरीज हैं, फंक्शनल यूनिट्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है। कोऑर्डिनेट किस हिसाब से करना है कि जो वेरियस यूनिट्स हैं, ठीक है, उनके पास प्रॉपर जो ऑपरेशंस का मैनुअल हो कि किस तरह से उन्होंने अपने प्रोसेसेस में किस तरह से जो चेंजेस हैं उनको रिफ्लेक्ट करना है। यानी कि KYC AML के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस हैं, तो गाइडलाइंस तो यहाँ पर पॉलिसी में लिख दी, लेकिन पॉलिसी जो होगी ये डिफरेंट यूनिट्स के लिए डिफरेंट तरह से अमेंड रहेगी। तो हायरार्की के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के ऊपर KYC
AML के जो ऑपरेशंस हैं उनके लिए जो मैनुअल रहेगा वो प्रोवाइड किया जाएगा बाय द प्रिंसिपल ऑफिसर, कि किस हिसाब से KYC AML के जो गाइडलाइंस हैं उन्हें फुलफिल किया जाना चाहिए। इसी तरह से जो प्रोडक्ट पेपर्स हैं जिसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क असेसमेंट है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसके बारे में बताया जाएगा। फर्दर SOPs के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि जिस मॉडलिटी को ऑपरेट करने में हमने इस्तेमाल करना है एंड अगर वहाँ से कोई डेविएशन होती है तो उसे रिपोर्ट करना है, ठीक है, तो उसे बताना ज़रूरी है। फर्दर वेरियस बिजनेस लाइंस में किस तरह से ड्यू डिलिजेंस प्रोसेसेस को अपनाना है उसके बारे में कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है डिफरेंट फंक्शन यूनिट से। इसी तरह से जो कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन मॉडल अपनाए जाएंगे वेरियस बिजनेस लाइंस में, वो किस तरह से अपनाए जाएंगे उसके बारे में बताना ज़रूरी है यहाँ पर। सो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ना रखना कि प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं है वो किसकी जिम्मेदारी है, वो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं या नहीं है, यानी कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में देखें, अगर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वाइज देखें, ताकि जो वेरियस हमने सबमिशंस करनी है रिपोर्ट्स की FIU IND की, वो हो सकती है नहीं हो सकती है, उसके रिगार्डिंग जो जिम्मेदारी रहेगी वो प्रिंसिपल ऑफिसर के ऊपर रहेगी। इसी तरह से इस चीज़ को इंश्योर करना कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो FIU रिपोर्ट्स में कवर हो गई हैं, यानी कि जितनी ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए थी वो सभी FIU रिपोर्ट्स में कंपाइल कर दी गई, फाइल कर दी गई हैं। एंड फर्दर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स के रिलेटेड जो भी अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट होने चाहिए इस तरह की ट्रांजेक्शन के डिटेक्शन के रिगार्डिंग, उनको इंश्योर करना। एंड रेड फ्लैग इंडिकेटर्स को जो कि रिकमेंड किए गए हैं IBA की वर्किंग कमेटी के द्वारा एंड जो अपने खुद के एक्सपीरियंस हमने डिटरमाइन किए हैं उनको अडॉप्ट करना, ठीक है। रेड फ्लैग इंडिकेटर्स यानी कि रेड फ्लैग इंडिकेटर्स क्या रहते हैं, कुछ एक पैटर्न्स रहते हैं, कुछ एक नेम्स का हो सकता है, कुछ एक प्रोफाइल्स की हो सकती है, कुछ एक ट्रांजैक्शंस का जरिया हो सकता है, सोर्स हो सकता है, जहां पर आपको फ्लैगिंग करना पड़े कि अगर इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन मैच कर रहा है तो सिस्टम अपने आप ही उन्हें फ्लैग कर देगा, ठीक है। तो इस तरह के जो रेड फ्लैग इंडिकेटर्स हैं ये किसके द्वारा रिकमेंड किए गए हैं, दीज आर रिकमेंडेड बाय द IBA वर्किंग ग्रुप, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स करना भी वो भी किसकी जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल ऑफिसर की जिम्मेदारी है। इसी तरह से ट्रेनिंग के रिगार्डिंग एंड सेंसिटाइजिंग ऑफ द स्टाफ रिगार्डिंग KYC AML एस्पेक्ट्स, इसके लिए इनिशिएटिव लेना। फर्दर कोई भी मैटर है रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोई लीगल एस्पेक्ट को लेकर, रेगुलेटरी एस्पेक्ट को लेकर, अगर किसी तरह का मेजर लिया जाना चाहिए था एंड उसमें किसी तरह का लूप होल है, कोई गैप है, उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसे डेजिग्नेटेड डायरेक्टर को प्रोवाइड करना, उसको इतलाह रखना उसके रिगार्डिंग, ये भी प्रिंसिपल ऑफिसर की जिम्मेदारी है। फर्दर जो पीरियोडिक रिपोर्ट्स हैं उन्हें बोर्ड को या फिर जो ऑडिट कमेटी है बोर्ड की वहां पर उनके सामने रखना, ये भी प्रिंसिपल ऑफिसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी।